जी का स्वागत करना चाहूंगा। डॉक्टर श्रुति निगम जी, वेलकम। बहुत लेट हुआ, मैं जानता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपके डायनामिज्म के और अच्छे बोलने के कारण सुनना चाहते हैं आपको। हम आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आपने जो नया क्लिनिक खोला है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जहां भी हमारा सहयोग चाहेंगे, हम आपके साथ। जी। नमस्ते सर, प्रणाम सर। आदरणीय पवन शर्मा सर, आदरणीय अग्निहोत्री सर और आदरणीय नौटियाल सर, आपको पहले प्रणाम करना भूल गई तो आपको सादर प्रणाम है। और आप बड़े बड़े श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आपके सामने बोलना इतना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बट क्योंकि कौमार्य व्रत में एमडी किया हुआ है और इस समय मैं राजीव गांधी में रीडर की पोस्ट पे हूँ, तो कौमार व्रत मेरा एक बहुत मतलब मेरा टॉपिक है। और जैसे सर ने स्वर्ण प्राशन या ये बोला, तो ये भी मेरा बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है। तो क्योंकि सर ने ऑलरेडी बहुत सारे मेडिसिन और इसके बारे में बात की है, तो जैसे आज का टॉपिक है चाइल्ड केयर, तो मैं चाइल्ड केयर के बारे में सीधे टॉपिक पे आती हूँ। और कुछ भी गलती हो तो प्लीज उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जैसे हम बात करते हैं कि यदि हम अडल्ट एज में या वृद्धावस्था में देखते हैं, तो एक स्पेसिफिक डाइट प्लान बताया गया है, जैसे दिनचर्या फॉलो करो या ऋतुचर्या फॉलो करो। लेकिन जब हम बाल्यावस्था में आते हैं, तो बाल्यावस्था में बहुत सारे डिवीजन है। जैसे जब हम काश्यप पढ़ते हैं तो गर्भपाल, कुमार, यौवन, मध्यम, वृद्ध। जब सुश्रुत में देखते हैं तो क्षीरप, क्षीरा, नाद, नाद या वृद्धि, यौवन, संपूर्ण, कहानी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस बताई हैं। तो जब हम चाइल्ड केयर पे बात करते हैं, तो हमें बहुत सारे स्पेसिफिक पैरामीटर पे बात करनी पड़ती है, क्योंकि हम गर्भ में एक अलग तरीके से केयर करेंगे, बाल के लिए हम एक अलग तरीके से, बाल मतलब कि जो नियोनेटल इन्फेंट्स हैं उनके लिए हम एक अलग तरीके से केयर करेंगे। कुमार अवस्था में जब बच्चा आ जाता है, जब टोडलर या प्री स्कूल एज का चाइल्ड होता है, तो उसकी केयर अलग तरीके से होती है। यौवन अवस्था में, एडोलेसेंस में, जब उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं, तो उस समय एक अलग तरीके से केयर होता है। तो इन छोटे छोटे टॉपिक को बहुत सारा हो जाता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा उसको कंसाइज करने का प्रयास करूंगी। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, जब नवजात शिशु होता है, तो जब नवजात शिशु परिचर्या बोली गई है, तो उसमें बहुत सारी परिचर्या है जिसके बारे में, जैसे प्राण प्रत्यागमन है, नाभिनाल छेदन है, जैसे मुख क्लीन करने के लिए सिंपल सी चीज बोली है, नहलाने के लिए बोली है। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन इसके बारे में यदि हम बात करने लगेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बारे में हम कभी और चर्चा कर लेंगे। तो एक सिंपल वे में सिंपली शुरू करते हैं कि जैसे बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी केयर कैसे करते हैं नवजात शिशु की। तो सबसे पहले जब हॉस्पिटल से हमारे हमारे पास आ जाए, हैंडओवर हो जाए माँ को बच्चा, तो सबसे पहले माँ को ये देखने की जरूरत है। मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में बोलूंगी ताकि जो मेडिको हैं वो भी समझ पाए और नॉन मेडिको हैं वो भी समझ पाए, क्योंकि हमें चाइल्ड केयर और आज जो हम गेम्स डे में मना रहे हैं उन उस के अकॉर्डिंग सारे लोग इसको इजीली समझ पाए। तो जब बच्चा हमारे पास आ जाता है, तो सबसे पहले चाइल्ड केयर में या फिर नवजात शिशु के केयर में सबसे पहले हमको देखने का होना चाहिए कि उसको 24 घंटे में पॉटी कर देनी चाहिए बच्चे को। काली पीली सी मेकोनियम वाला पॉटी कर रहा होता है, लेकिन वो 24 घंटे में हो ही जाना चाहिए बच्चे की। और 48 घंटे में उसका यूरिन पास हो जाना चाहिए। क्योंकि यूरिन थोड़ी देर में पास इसलिए हो सकता है क्योंकि जो किडनी रहती है वो इमेच्योर हो रही हो, सारे ऑर्गन इमेच्योर होते हैं, तो यूरिन फॉर्मेशन में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मोशन जरूर पास हो जाने चाहिए। तो ये स्पेसिफिकली माँ को ध्यान रखना चाहिए, और यदि नहीं है तो इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑलरेडी इस पे बात हो चुकी है, लेकिन फीड कराने के लिए जरूर मैं बोलूंगी कि ये केयर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि माँ के दूध के बिना बच्चे का जीवन शुरू ही नहीं हो सकता। कोलोस्ट्रम जो पहला माँ का दूध होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी चाहे कोविड आ जाए, कैसी भी बैक्टीरिया वायरस आ जाए, यदि बच्चे की इम्यूनिटी है, और इम्यूनिटी का पहला पार्ट जो होता है वो माँ के दूध से ही बच्चे का शुरू होता है। तो हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को 20-20 मिनट के लिए फीड कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फीड कराना कैसा है, ये बहुत क्योंकि आज न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो बहुत सारी फर्स्ट जो मदर बनती है वो नहीं पता होता है। तो हमेशा जब ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो उसके अलग अलग पॉस्चर हैं। आप
तकिया ले सकते हो, बच्चे का सर ऊंचा रखना है तो इस पे भी एक अलग पूरी चर्चा हो सकती है, बहुत डिटेल में जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम कभी और बात कर लेंगे। लेकिन अलग अलग पॉस्चर होते हैं, लेकिन मेन ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का सर ऊपर होना चाहिए। और जब हम फीड करा रहे होते हैं तो जब बच्चा बीच में सो जाता है तो उसको पैर में थपथपी दो, कान में टिंगलिंग, कुछ भी करके बच्चे को उठाना है और प्रॉपर उसका पेट भरने तक दूध पिलाना है। ये बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, माँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माँ को भी बार बार फीड नहीं कराना पड़ेगा, वो थकेगी नहीं। और बच्चे को, क्योंकि बच्चे को एक ब्रेस्ट का मिल्क पूरा देना चाहिए पहले, क्योंकि जब बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, देन फैट निकलता है। अभी क्या करता है बच्चा, थोड़ा सा दूध पी लेता है, उसके बाद सो जाता है, माँ फिर उठता है, फिर माँ उठाती है उसको, फिर दूसरा ब्रेस्ट का मिल्क पिलाती है, फिर सुला देती है। ऐसे में बच्चे में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पार्ट जा पाता है। जब हम उसको प्रॉपर पूरा फीड कराते हैं और एक ब्रेस्ट खाली होने तक फीड कराते हैं तो फैट तक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, देन फैट चला जाता है। तो इससे बच्चे का जो मसल स्टोन है, बच्चे का वेट गेन बहुत अच्छे से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फीड कैसे कराना है, उसका पोस्चर कैसा होना चाहिए, बीच में बर्पिंग दिलाना है, बच्चे को डकार दिलाना बहुत जरूरी है। ये कोलिक के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं और इसके लिए मेडिकेशंस भी चल रहे होते हैं, लेकिन यदि प्रॉपर तरीके से दूध पिलाया जा रहा है और डकारें दिलाई जा रही हैं तो डकार दिलाने का एक प्रॉपर तरीका है। यहाँ कॉटन को छेंकी रखो, बच्चे को सर थोड़ा सा ऊंचा रखो, हाथ को इस पोजीशन पे रखना चाहिए, हमेशा हाथ फ्लैट करके यदि आप बच्चे को थपकी देते तो बच्चे को लग सकता है। हाथ को थोड़ा सा कर्व रखिए और बच्चे को थपकी दीजिए, इससे बच्चे को लगेगा भी नहीं और लगभग बच्चे को डकार आने तक इसे बर्पिंग करानी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जो फर्स्ट टाइम जो मदर जो बन रहे हैं उनको तो स्पेशली ये बातें समझाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही इम्यूनिटी आगे चल के डेवलप करेंगे। अभी शुरू से ही बच्चे को कोलिक और इंडाइजेशन और ये सब प्रॉब्लम होने लगेगी तो उसकी इम्यूनिटी नहीं बन सकती, क्योंकि हमारे लिए तो सारा सारा हमारा पेट हमारी गृहिणी पे ही आश्रित होती है सारी चीजें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसमें एक और फायदा होता है कि बच्चे को जब हम स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, तो वात्सल्य, स्मरण, ये सब चीजों से ना बच्चे का जो सटाइटी सेंटर है वो सेटिस्फाई होता है। और जब बच्चा फील करता है, वो टच फील करता है, तो बच्चे का मेंटली और फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। अब दूध नहीं है तो उसकी जगह काउ मिल्क पिला सकते हैं, और उसके बारे में बहुत वेरिएशन है जिसके बारे में और कभी चर्चा कर सकते हैं। केयर में एक पार्ट आता है नाभि नाल के बारे में। तो नाभि, अभी जैसे मॉडर्न के डॉक्टर अभी ये टच नहीं करना है, मालिश नहीं करना है, काजल नहीं लगाना है, नाक में तेल नहीं डालना है, इन सब चीजों के लिए मना कर देते। क्यों? क्योंकि हम उसको गलत तरीके से करते हैं। कान में तेल नहीं डालना है तो हमें प्रॉपर सही तरीके से करना पता होना चाहिए। आयुर्वेद में नाभि नाल में राख छिड़कने के लिए भी बोला है, लेकिन गोबर लगाने के लिए या ऐसा सब नहीं बोला है। लेकिन उसको यदि हम गलत तरीके से करेंगे तो वो केयर नहीं होती, इन्फेक्शन हो जाता है और फिर मॉडर्न के डॉक्टर उसको मना कर देते हैं। तो वो सही तरीके से करना जरूरी है। तो मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि हमें संस्कारों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अभी मैं संस्कार पे बोलना शुरू होंगी तो फिर वो बहुत लंबा खिंचेगा, क्योंकि संस्कार एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे 16 संस्कारों में जो हमारे बच्चों में जो संस्कार, 8 संस्कार होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उन छोटे छोटे पे बात होनी चाहिए। यदि स्नान की बात कर लेते हैं तो स्नान का संस्कार, नामकरण संस्कार 10th डे बोला है। बहुत लॉजिकली है, आयुर्वेद के आचार्यों ने बहुत लॉजिक से बोला है 10th डे नामकरण करने के लिए। और माँ और बच्चे को स्नान कराइए, देन नामकरण संस्कार की तरफ जाइए। अभी स्नान कराने का ये महत्व है कि उसकी नाभि नाल जो है वो 1 से 2 सप्ताह में लगभग सूख जाती है। तो बच्चे को स्नान कराते हैं तो नाभि नाल में, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड में कोई इन्फेक्शन भी नहीं हो रहा होता है बच्चे की, ये सूख के गिर जाती है। उसके बाद स्नान कराइए, उसके बाद नामकरण कराइए। संस्कारों पे बात करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन संस्कारों का अपना महत्व है। मैं जरूर रिकमेंड करूंगी, एज अ पीडियाट्रिशियन, एज अ कुमार भृत्य से एमडी किया हुआ है, इसलिए मैं जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप लोग अपने बच्चों को छोटे छोटे संस्कार, बहुत बड़े पैमाने पे ना कराएं, लेकिन छोटे छोटे से उसका निष्क्रमण संस्कार, उसको फर्स्ट टाइम चांद दिखाना, उसको फर्स्ट टाइम बैठालना, उसको फर्स्ट टाइम खिलाना, फल प्राशन, अन्न प्राशन, निष्क्रमण, ऐसे उपवेशन संस्कार। क्योंकि हम बड़े बड़े संस्कार जैसे चूड़ा, मतलब मुंडन कराते हैं, कर्ण भेदन कराते हैं, लेकिन छोटे छोटे संस्कारों पे ध्यान नहीं देते। लेकिन मैंने अपने बच्चे में ये कराए हैं, इसलिए मैं जरूर बोलूंगी कि ये जरूर कराने चाहिए, इनका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है।
बात करते हैं डायपर की, तो डायपर जरूर नो 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 बिग नो, नहीं यूज करना चाहिए। उसकी जगह कॉटन के नैपी आते हैं, कॉटन के नैपी यूज करवाइए, आपको सस्ते भी पड़ेंगे, बच्चे के लिए भी कंफर्टेबल है, हवा पास होती रहती है, वॉशेबल है, इको फ्रेंडली है। रात में आप या बाहर जा रहे हैं तो डायपर यूज कराइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम वायु का अनुलोमन की बात करते हैं। यदि डायपर यूज करते हैं तो उसमें सुसु पॉटी भरी हुई होती है, वायु का अनुलोमन प्रॉपर नहीं होता, बच्चे को इनडाइजेशन या जितने भी पेट से रिलेटेड डिसीजेस है वो शुरू हो जाते हैं। तो 6 मंथ तक माँ का दूध, डायपर, इन सब चीजों के ऊपर भी बहुत डिटेल में डिस्कशन हो सकता है। टाइम की कमी के कारण मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। तो एक ये चीजें बच्चे को ध्यान रखनी चाहिए। अब बच्चे को जब खाना खिलाना शुरू करते हैं तो फलप्राशन अन्नप्राशन संस्कार के बारे में बहुत है। कई जगह पे हमारे रिचुअल्स में बहुत अच्छे से इसको मनाते भी हैं। कई बच्चों को 6 महीने के बाद माँ बाप डायरेक्ट खिला देते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि आयुर्वेद में एक प्रॉपर दिशा बोली है, वस्त्र पहन के बच्चे को किस उंगली से खाना प्रथम बार खिलाना चाहिए, इस तक का उल्लेख है। और ये बहुत साइंटिफिक है। बच्चे को फर्स्ट टाइम में हम जब बहुत मीठा दूध देते हैं तो बहुत मीठा दूध नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि मीठा उसके दिमाग जीभ पे चढ़ गया तो फिर वो दूसरे टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप दूध अलग से जो या फिर कुछ भी खिला रहे हैं, बहुत मीठा मत दीजिए। आप और भी कुछ खिला रहे हैं तो किसी भी बच्चे को, कोई भी माँ बाप कहते हैं कि मेरा बच्चा ये नहीं खाता है, अभी कोई भी चीज टेस्ट बड उसको मतलब डेवलप होने के लिए उसको 1 वीक चाहिए। आप कुछ भी बनाते हैं, आप मूंग की दाल का पानी पिलाते हैं तो बच्चे को 1 वीक तक उसको कंटिन्यूशन में यूज कीजिए। यदि 1 वीक तक वो उसको अडॉप्ट कर लेगा और उसके टेस्ट बड डेवलप हो जाएंगे और वो खाने लगेगा। अब आती है बात बात सारे संस्कारों पे मैं अगेन नहीं बोलने वाली हूँ, लेकिन स्वर्ण प्राशन पे मैं थोड़ा सा जरूर बोलने वाली हूँ, क्योंकि स्वर्ण प्राशन मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। बहुत से लोग बहुत तरीके से स्वर्ण प्राशन बनाते हैं, बहुत सारी चीजें डालते हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि यदि इतनी सारी चीजें डाल के स्वर्ण प्राशन बनाया गया तो आचार्यों ने क्यों नहीं कहा उसे। और ऐसे तो हम बहुत सारे गोल्ड सब्सटेंस, बसंत कुसुम आकर है, रसराज रस है, स्वर्ण बसंत मालती, बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा है। बट स्वर्ण प्राशन स्पेसिफिक क्यों है मधु घृत के साथ, आ, कभी स्वर्ण प्राशन पे चर्चा होगी तो भी मैं बताऊंगी कि वो स्पेसिफिक क्यों है, उसको बनाने का तरीका, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, बच्चे के हिसाब से कितने से ज्यादा डोज नहीं जाना चाहिए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन स्वर्ण प्राशन जरूर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा विकास जो है, हमारे ब्रेन का जो विकास है वो मोस्टली 1 साल, मैक्सिमम 2 साल, और उससे भी ज्यादा मैक्सिमम 5 साल या 7 साल तक हो रहा होता है। इनफैक्ट ये देखा गया है कि जो फर्स्ट ईयर होता है ना, उसमें बच्चे का वेट बढ़ता है, बच्चे का बॉडी का साइज बढ़ता है, बच्चे का ऑर्गन मैच्योर हो रहे होते हैं, बच्चे का ब्रेन मैच्योर हो रहा होता है, न्यूरॉन्स के साइज बढ़ रहे होते हैं, और न्यूरॉन्स में मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है, पूरा एक नेटवर्क बनता है, कॉग्निटिव फनल बनता है। तो ब्रेन में जब इतना सब कुछ बन रहा है तो तभी हमको उसको नरिशमेंट देना है, और नरिशमेंट के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनफैक्ट 2 चीजें समझ लिए जो हमारे बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। एक तो स्वर्ण होता है, दूसरा घृत होता है। और स्वर्ण प्राशन में ये दोनों ही चीजें मिक्स होती हैं। जो हमारे बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर, जो ब्रेन तक जा सकता है, उसको क्रॉस करके स्वर्ण प्राशन वहां जाके वहां की जो मेच्योर हो रहे हैं उनको ताकत देता है, नरिशमेंट देता है। अभी पौधा बड़ा हो रहा है, आप तभी पानी डालेंगे, बड़ा पौधा खुद ही पानी ले लेगा, उसको इतने पानी की जरूरत नहीं होती। बट जब पेड़ बड़ा हो रहा है तभी उसकी जड़ों में सबसे ज्यादा पानी डालने की जरूरत होती है, और ब्लड ब्रेन बैरियर को हर चीज क्रॉस नहीं कर पाती है। तो मोस्टली आप 2 साल तक यदि स्वर्ण प्राशन का यूज करते हैं, मैं 1 साल लगातार बच्चे को स्वर्ण प्राशन देती हूँ, मैंने अपने बच्चे को भी लगातार 1 साल तक स्वर्ण प्राशन दिया है। और वो आईसीएसई बोर्ड में, और उसके टीचर ने उसको एक क्लास जंप कराया है, वो अपनी क्लास में सबसे छोटा है, अपनी एकेडमी में सबसे छोटा है। क्यों? एज वाइज, क्योंकि उसके टीचर ने बोला वो इतना अच्छा ग्रास्प करता है कि आप उसको एक क्लास जंप करा दीजिए। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि 9 महीने तक लगातार, 9 महीने से 1 साल तक लगातार स्वर्ण प्राशन दिया जाए।
अभी स्वर्ण प्राशन, और 2 साल के बाद यदि आप कितना भी ब्रेन पे काम करेंगे ना, उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिलता, आप कितनी भी मेडिसिन दे दीजिए। और यदि 2 साल से पहले तक आपने स्वर्ण प्राशन का सही से यूज किया है ना, कि सब कुछ मिला मिला के नहीं, और सही तरीके से स्वर्ण प्राशन जैसा बनना चाहिए और जैसे देना चाहिए वैसा यूज किया है, तो आप अलग ही फर्क देखेंगे उन बच्चों में। उनकी ग्रास्पिंग, उसकी पर्सनालिटी, उसका स्पीच, उसका सारी चीजें। अभी जैसे आदरणीय सर ने इतनी सारी डिसीजेस की बात की है, एडीएचडी है, ऑटिस्टिक चाइल्ड है, सेरेब्रल पाल्सी के चाइल्ड है। आप 2 साल से पहले ट्रीटमेंट कीजिए और 2 साल से बाद का ट्रीटमेंट कीजिए और 7 साल से बाद के ट्रीटमेंट कीजिए, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो हमें बिल्डिंग जब बन रही होती है तो उसकी नींव कितनी मजबूत करनी है कि भूकंप में वो ना गिरे। ये चाइल्डहुड है, यही हमारी बचपन है, यही हमारा चाइल्ड केयर है। क्योंकि यदि हमने बिल्डिंग की नींव बहुत अच्छे से रखी है, तो कितना भी भूकंप आए हमारी बिल्डिंग नहीं गिरेगी। अब ये बहुत छोटे बच्चों की बात हो गई। अब यदि हम समझते हैं चाइल्ड केयर, अब बच्चा कुमारावस्था में आ गया है, स्कूल जाने लगा है, तो उसकी उसकी केयर कैसी होनी चाहिए। तो नो डाउट खाने पे बहुत डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। मैंने क्योंकि थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लेकिन मैम लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से बताया जैसा मैं समझ सकती हूँ। तो खाने पे बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, तो मैं उस पार्ट को स्किप करती हूँ और मैं डायरेक्ट आ जाती हूँ पेरेंटिंग पे। कि जब हम बच्चों को ट्रीट करते हैं, जब ये बच्चा नवजात से और बाल्यावस्था से ऊपर की तरफ, स्कूल की तरफ जाने लगा है, तो हमको बच्चे को कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो सबसे पहले ना बच्चे को सजेस्ट सजेस्ट करना चाहिए, लेकिन बच्चे में फियर क्रिएट नहीं करना चाहिए। हम पेरेंटिंग करते हैं तो हम पेरेंटिंग करते समय बोलते हैं पढ़ाई कर लो, वरना तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम चपरासी बन जाओगे, खाना खा लो नहीं तो एक मार पड़ेगी, सो जाओ नहीं तो ऐसा होगा। तो हमें जब हम पेरेंटिंग करते हैं ना, तो हम सजेस्ट कर या कुछ भी चीज सजेस्ट करते हैं ना, पढ़ाई कर लो, नहीं पढ़ाई करोगे तो ऐसा बन जाओगे। तो जब हम बच्चे के मन में वो फियर डाल देते हैं ना, तो जो हम बच्चे को निगेटिव अफर्मेशन दे रहे हैं। तो हमारा जो ब्रेन होता है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, उसमें वो चीज स्टोर हो जाती है और हमारा फीडिंग जो होती है वो हमारा माइंड सेट वैसे ही बन जाता है। अब बहुत फर्क पड़ता है पॉजिटिव और नेगेटिव का। क्यों फर्क पड़ता है? जब हम नेगेटिव माहौल में रहते हैं और हमारा माइंडसेट वैसे ही बन जाता है, तो हमारे बैड हॉर्मोन्स हैं, वो सिक्रीट होते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन है या सेरोटोनिन। ऐसे जब बैड हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं, तो वो हमारा मोड ले जाते हैं फाइट फियर फ्लाइट में। बच्चा ऐसा हमेशा डरा। अभी सर ने जैसे बात की, बच्चे सुसाइड करते हैं, 5वीं में फेल हो गए, सुसाइड कर रहे हैं। बच्चे को किसी ने क्रश हो गया और वो किसी ने डिच कर दिया, तो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो ये जो ये वाला मोड है ना, ये तब का मोड नहीं है, ये पेरेंटिंग का मोड है। ये उसका डेवलपमेंट उसी तरीके से हुआ है कि उसके बॉडी में वो बैड हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं, वो हमेशा फियर में रहता है, वो हमेशा लड़ाई करने, बच्चे झगड़े करते हैं, जिद्दी होते हैं, टेंट्रम क्रिएट करते हैं। वो उस समय की परवरिश नहीं, वो परवरिश है जो हमने गलत तरीके से बच्चे को फीड की है। तो हमेशा ना इंस्पायरेशन और पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव सजेशन बच्चे को देने चाहिए। मैं अपने इसमें पेशेंट्स में हमेशा ये यूज करती हूँ। जब माँ बाप आते हैं तो माँ बाप की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। बच्चे से ज्यादा माँ बाप की काउंसलिंग करनी पड़ती है। आप बच्चे को यदि कुछ भी चीज समझाना चाहते हैं तो उसको स्टोरी के फॉर्म में सुना समझाइए, एक मोरल। क्योंकि हमारे दादी ना अभी हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, हम दादी नानी के साथ रहते थे, तो हमारी दादी नानी हमें राम जी की, महाभारत, ऐसी कथाएं सुनाती थी। तो हम स्टोरी से कोई भी बच्चा बहुत जल्दी मतलब ग्रास्प करता है, बहुत जल्दी वो बातें समझता है, क्योंकि वो अडॉप्ट करता है। तो हमको जब भी बच्चे को कोई भी चीज समझानी है, तो बच्चा पूरे दिन के बाद जब रात में अपनी मम्मा के साथ सोता है, पापा के साथ सोता है, उसको टच कीजिए, उसको हक कीजिए, उसको सीने से लगाइए, उसको प्यार कीजिए, किस कीजिए, आई लव यू बोलिए। और उसको टच करने से वो सेफ फील करता है। आप जब एग्जाम में जाते हैं और आप बहुत डरे हुए हैं, आपको सब आता है, आप सब भूल जाओगे। लेकिन जब आप बहुत सेफ जोन में होते हो, तो आपको वो भी याद आ जाएगा जो आपको याद नहीं आता है, जो आपने कभी पढ़ा हुआ है। तो जब बच्चा पास में रहता है और टच फील में रहता है ना, तो बच्चे को बहुत सेफ फील होता है। ये सेफ फील होता है, तो जब आप रात में उस बच्चे को सेफ फील कराते हैं, अपने साथ लिटाते हैं और उसको जब भी कोई स्टोरी सुनाते हैं, तो बच्चा उसको बहुत इजीली ग्रास्प करता है। और
स्टोरी कैसे सुनानी है, हम कुछ भी समझाना चाहते हैं, यदि हम बच्चे को एडवाइस देंगे ये कचरा यहाँ मत फेंको क्योंकि ये बैड हैबिट है, तो बच्चा कभी उस चीज को फॉलो नहीं करेगा। अभी हम उसको किसी स्टोरी के फॉर्म में सुनाएंगे। पहले हमें रामायण की स्टोरी सुना दी जाती थी, आजकल बच्चों को हल्क और स्पाइडरमैन की स्टोरी पसंद है, तो आप उस फॉर्म में सुनाइए कि यहाँ पे इतना कचरा डला है, इसका ऐसा बन गया, हमारी पूरी अर्थ खराब हो सकती है, तो फिर इसमें ऐसा हो गया। मतलब कुछ भी काल्पनिक स्टोरी बनाइए। मैं बहुत टाइप की स्टोरी ऐसे ऐसे बताती हूँ पेशेंट को, वो अपने बच्चे को सुनाइए। बच्चे को जिस तरीके की स्टोरी पसंद है, बच्चा बहुत इजीली उस चीज को ग्रास्प करेगा, समझेगा, और इनफैक्ट वो दूसरे बच्चों को समझाएगा। आप 5 दिन बाद इसका असर देखिएगा। सिर्फ स्टोरी का मैं बता रही हूँ। और स्टोरी से क्या होता है कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन होता है, हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है ना, वो बहुत ज्यादा लॉजिकल और कैलकुलेशन करता है और 10% याद रखता है। जो हमारा राइट ब्रेन है ना, वो बहुत क्रिएटिव होता है, इमेजिनेशन क्रिएट करता है, म्यूजिक, सॉन्ग्स, कलर। तो जब हम बच्चे को स्टोरी सुनाते हैं ना, आप बताइए, आपने आपके जमाने में, पुराने जमाने का कोई भी एक गाना होगा, आप उसको आज सुनेंगे 25 साल बाद तो भी आपको याद होगा, क्योंकि वो आपके राइट ब्रेन में है। तो स्टोरी, कलर्स, इमेजिनेशन, क्रिएशंस, ये हमारे राइट ब्रेन में स्टोर होते हैं और ये कभी नहीं भूलते। लेफ्ट ब्रेन की चीज, आपके कैलकुलेशंस आप तुरंत भूल जाएंगे कि अभी परसों आपने सब्जी वाले को कितने रुपए दिए या क्या दिया। तो हमेशा आपके बच्चे, आप लर्निंग भी ऐसे कराइए बच्चों को, जैसे कोड्स बनाएंगे, उनको कोई टॉपिक में वीडियो दिखा के फिर लर्निंग कराएंगे, तो आप देखिए सारी चीजें राइट ब्रेन में जाएंगे और आपका बच्चा शार्प होता जाएगा। तो पेरेंटिंग बहुत जरूरी है बच्चे की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ बाप दोनों का रोल होना चाहिए। हम ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आ गए, कुछ तो हुआ होगा ना हमारे साथ। अब हम न्यूक्लियर से ज्वाइंट में कैसे जा सकते हैं? तो माँ बाप को एक दूसरे के प्रति बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एक दूसरे की केयर करिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए, एग्री कीजिए बातों को। तो बच्चे के मन में एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। वो रिलेशन समझता है, रिलेशंस की कदर करता है, फैमिली की वैल्यू समझता है। आर्ग्यूमेंट नहीं करने चाहिए एक दूसरे को। तो माँ बाप दोनों का ही उतना रोल है, उसको प्यार कीजिए, उसको, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत लेंदी हो जाएंगे इसलिए इसको स्किप करते हैं। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी, बच्चों को चिल्लाइए, चीखिए नहीं, तेज आवाज में बात मत कीजिए। क्योंकि जैसे हमको हमारी रिस्पेक्ट पसंद है, इसलिए बच्चों को प्यार से ज्यादा रिस्पेक्ट दीजिए। बच्चों को आप कह के संबोधित कीजिए। बच्चों को जब आप चीखते चिल्लाते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, वो आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। जब आप, माँ बाप भी एक दूसरे को चिल्लाएंगे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, फिर पेरेंट्स आके बोलते हैं मेरा बच्चा लेट बोलता है। आप उससे बात ही नहीं करते, फिर आप बोलते हैं आपका बच्चा लेट बोलता है। ये बहुत सारे इश्यूज है, कंसंट्रेशन बच्चे का लो हो जाता है। तो ये सब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बच्चे को प्रॉब्लम्स नहीं बोलनी है, बच्चे को कंसर्न बोलना है। बच्चे को, तुम दिन भर मोबाइल देखते हो, ऐसा नहीं बोलना है। तुम दिन भर खेलते रहते, तुम दिन भर टीवी देखते रहते, ऐसी चीजें नहीं बोलनी है। उसको समझाना है कि बेटा यदि तुमने ज्यादा मोबाइल देख रहे हो, कोई बात नहीं, देख लो, लेकिन तुम्हारे आंखों में इतने बड़े बड़े चश्मे लग जाएंगे, तुम स्मार्ट नहीं दिखोगे, यहाँ गड्ढे पड़ जाएंगे, फिर तुम्हें मान लो हीरो बनना है, या तुम कैसे स्मार्ट दिखोगे। तो कंसर्न बताइए कि आप क्यों बच्चे को वो चीजें करने से मना कर रहे हैं। और उसको कभी भी एडवाइस मत कीजिए। जब बच्चे और बड़े होने लगते हैं ना, तो बच्चों को लगता है, ईगो हर्ट होता है। उनको ऑप्शन देने चाहिए। ये नहीं अभी टाइम हो गया जाओ पढ़ाई करो, नहीं, अभी टाइम हो गया, अभी तुम मैथ्स पढ़ना चाहोगे कि इंग्लिश पढ़ोगे कि साइंस पढ़ोगे। तो बच्चे का ईगो सेटिस्फाई होता है। बट ये ड्रेस पहननी है तुमको, नहीं बेटा तुम इसमें से क्या चूज करना चाहते हो। जब बच्चे को ऑप्शन दिए जाते हैं ना, तो बच्चे में क्या होता है कि वो डिसीजन मेकिंग ज्यादा इजीली, मतलब सही डिसीजन लेना एक छोटे से बच्चे में समझ आता है। उसको पता होता, वो डिसीजन आप छोटे से दिलाएंगे तो उसमें अच्छा, क्योंकि बच्चों को चूज करने में मजा आता है। आप 100 चीजें दे देंगे तो उनको चूज करने में मजा आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फॉलो करना चाहिए। और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं थोड़ा स्किप कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं इस पे आती हूँ क्योंकि आज गेम्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं ये जरूर बोलूंगी कि प्लीज पेरेंट्स बनिए अपने बच्चों के, टीचर मत बनिए। पूरी दुनिया इसी होड़ में लगी है, 95%, 99% बच्चा स्कूल में भी पढ़ रहा है, ट्यूशन में भी पढ़ रहा है, आप घर में भी आप जॉब करते हैं, और आप जितना टाइम देते हो उतने में भी यदि आप टीचर बन जाएंगे तो आप पेरेंट्स कब बनेंगे?
तो बच्चों के टीचर बनना छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया उनकी टीचर है, आप सिर्फ उनके पेरेंट्स बनिए, उनके चाइल्डहुड को एंजॉय कीजिए, उनके साथ खेलिए बैठिए, क्योंकि आपके पास भी कम टाइम मिलता है आपको। तो एक गजल है, मैंने संगीत सीखा तो उसमें एक मेरे गुरुजी एक गजल की धुन क्रिएट की थी उनने, उसमें एक लाइन थी कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़ के वो भी हम जैसे हो जाएंगे। तो वो बचपने को बचपना जैसा रहना चाहिए। और मैं अभी इसको बताती हूँ क्यों। बच्चा पढ़ाई भले ही आधे घंटे कम करे, लेकिन उसको गेम्स जरूर रोज के खेलने चाहिए। गेम्स खेलने से क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है और जो फाइव सेंसेस है उसमें कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है। आप क्रिकेट, हॉकी, स्केटिंग, कुछ भी, जैसे बच्चे ने क्रिकेट खेला, तो क्रिकेट खोलने के बाद यदि बच्चा क्रिकेट खेलता है तो उसको आई का सेंसेशन है, अभी बॉल आई इतना, तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, अभी हाथ चलाना है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, मेच्योर होता है ना, ये बच्चे का ब्रेन बूस्टर होता है, बहुत बेहतरीन। जो जितने अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनकी बॉडी भी उतनी अच्छी होती है, उनका माइंड भी उतना अच्छा शार्प होता है, क्योंकि ये फाइव सेंसेस और ब्रेन में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। अभी ये आउटडोर गेम से बहुत सारे फायदे हैं। एक तो उसका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसका ब्रेन अच्छा होगा, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा। जितना खेलेगा टॉक्सिन्स बाहर जाएंगे, पसीना आएगा, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। सारी कहानी आयुर्वेद में मेटाबॉलिज्म, लिवर, गृहिणी, वातानुलोमन इसी पे है। तो उसका डाइजेशन अच्छा होगा, फिर तो आपको कोई मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिक उसका स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा, बच्चे के साथ आप ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे, तो ज्यादा अच्छे से आपका अटैचमेंट, अच्छा बॉन्ड बनेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो ये गेम्स वाला पीरियड प्लीज पेरेंट्स बने रहिए, टीचर मत बनिए, उनके साथ ये गेम्स खेलिए। आज आप बड़ी से सोसाइटी में रहते हैं तो भी गेम जोन है, यदि आप घर पे रहते हैं तो भी बहुत सी एकेडमी है कि इतने सारे गेम्स शुरू हो गए, आप कहीं भी बच्चे को ले जा सकते हैं। रोज 1 घंटे का आउटडोर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ब्रेन के बूस्ट करने के लिए। और भी बहुत पॉइंट है, मैं सारों को स्किप करती हूँ क्योंकि टाइम काफी हो गया है, लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी लास्ट में कि बच्चे को योगा कराएं। योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य नमस्कार आप साथ में बैठ के उसके साथ कीजिए। मेडिटेशन एक सिंपल से पॉइंट पे एक गेम जैसा बना दीजिए कि उस पे कंसंट्रेट करना है। ये थंब वाला एक्सरसाइज है जिससे कि हम कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकते हैं। सर ने सिरों पिछू की बात की है, बच्चे तेल नहीं लगाते, रात में सोते समय कॉटन में थोड़ा सा ब्राह्मी तेल या तो फिर पंचगुण तेल की सर ने बात की है, ज्योतिषमती तेल, मालकांगनी तेल, बादाम तेल डिप करके यहाँ पे रख सकते हैं। ये रूट है, ये जड़ है, ये हमारी पूरा पेड़ है और ये जड़ है, और हम जड़ में ही पानी देते हैं, और कहीं जरूरी नहीं, लेकिन सिरो पिचू जरूर कीजिए। रात में सोते समय 2 बूंद नाक में नस्य की डाल सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नासा ही शीर्षोद्वारम से। पैर के तलवों में मालिश कर दीजिए, बच्चा थक के आएगा, उसे अच्छा भी फील होगा। और आप भी जानते हैं सारे सेंटर यही होते हैं, प्रेशर पॉइंट प्रेस कर सकते हैं, बच्चों के रब कर सकते हैं, बच्चों को सुबह मोशन क्लियर भी होंगे। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बच्चे स्कूल से आने के बाद पॉटी जाते हैं या 2-2 दिन पॉटी नहीं जाते, और सारी डिसीज यहीं से शुरू होती है। तो सुबह को मोशन की हैबिट कंपलसरी, भले 15 मिनट बच्चे जल्दी उठे और नाश्ता करके भी नहीं जाए, लेकिन पॉटी की हैबिट डालना बहुत जरूरी है। बच्चा ब्रश कर रहा है तो बच्चे को बोलिए मुंह में पानी भर के आंखों में छिड़के, ये कवल होता है। तो ऐसे छोटे छोटे से ट्रिक हैं जो अपने डेली रूटीन में बच्चा कर सकता है, और बच्चा हमेशा स्वस्थ रह सकता है, बहुत एक्टिव रह सकता है, बच्चे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड आपका क्रिएट हो सकता है। बच्चे को प्यार दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, और उसको आउटडोर के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित कीजिए, उसका स्क्रीन टाइम अपने आप कम हो जाएगा और डिसीज अपने आप कम हो जाएंगी। धन्यवाद, बहुत सारा वक्त ले लिया मैंने शायद, लेकिन मेरे बहुत सारे टॉपिक मैंने कम ही बोलने की कोशिश की है। आप सभी को सादर नमन है और धन्यवाद सर। मैडम, आपके नेतृत्व में, आपके क्लिनिक के सहयोग से हम जी आपका सर। लोगो भी सपोर्टेड बाई में लगा देंगे। ठीक है हमारी धन्यवाद। बहन है उसको। जी। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमें टॉपिक बताएं, हर वीक में एक कौमार व्रत की रखेंगे। अरे सर। जी सर। अग्निहोत्री सर बहुत अच्छा धन्यवाद। बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। अग्निहोत्री
5 बार तो ये कह दिया कि हम ये छोड़ रहे हैं, हम ये छोड़ रहे हैं, हम ये छोड़ रहे हैं। हम वहीं पे रुके रहे कि वो हमें ज्यादा गहरा चाहिए था भाई। आपके तो इतनी देर तक हम हाथ जोड़े रहे, हटा ही नहीं पा रहे हैं। अनंत हो गया, अनंत। आपका सर एक नाम आपका श्रुति है। आप श्रुति के साथ साथ स्मृति भी है, क्योंकि अगर स्मृति में इतना ना होता तो आप कहाँ से बोलते। और रही धन्यवाद। बात है, आज आपने जो ये वनडेयर वाली जो बल्लेबाजी की है, ये आपने अपनी अगली कई सीरीज बुक करा ली हैं। और इतना ज्ञान एक व्यक्ति में हो और वो एक मुख से इतना बता सके, मैं तो वहीं पर एकदम जी आश्चर्यचकित हो गया जब आपने कहा कि फीडिंग के मामले में पहले कार्बोहाइड्रेट फिर प्रोटीन और फैट तक तो माताएं पिला ही नहीं पाती हैं। इससे आगे बचा क्या? बच्चा तो वहीं से पैदा आगे बढ़ रहा, विकास हो रहा, गजब ही कर दिया। मैं बहुत अपनी पीडियाट्रिशियन से सब जुड़ती थी। आपके गुरु धन्य है, आपके पढ़ाने वाले धन्य हैं, जिन्होंने इतने गहराई से आपको समझाया बताया और आपने विषय को पकड़ा। अब नहीं रही नहीं, बात बहुत ही अच्छा जो है बोला। गजब, मैं तो और लिखा है इनको। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट प्रैक्टिकल जो है। नहीं नहीं, हाँ, गजब, मतलब ये ऐसी शारदा नाइस। एक साथ उपस्थित हो जाएं और अपने बच्चे पर रिहर्सल करके आपने जो हाँ, यस। उपलब्धियां असली। प्राप्त की हैं, वो आपका विश्वसनीयता की पराकाष्ठा है, जिसके बल पर आप इतने धारा प्रवाह और इतने सशक्त रूप से बात कर पा रही, बता पा रहे हैं। और जितनी गहराई से आपने हर विषय और संस्कार की चर्चा की है, ये हमारी खोई हुई धरोहर है। मतलब भूली हुई धरोहर, खोई तो नहीं हमने, भूली भूली हुई भूली। धरोहर है। इसको आप अभियान के तौर पर चलाइए। पीछे कई बार हमारे मैडम पायल जोशी जुड़ती तो यही कहती थी, आप ऐसी दिनचर्या, गर्भचर्या, ऋतुचर्या, ऋतुमती चर्या ऐसी बना के छोटे छोटे पॉम्फलेट्स या बुकलेट्स बनाएं, जो हम स्कूल लेवल पर असेंबली में +2 तक के बच्चे, लड़कियों के स्कूल में विशेष रूप से बांट सके, जो उनको वहां सुधार हो। जैसे आपने डायपर को आउटराइट बना किया, वैसे ही आप निश्चित रूप से ये जो हमारे सैनिटरी पैड्स है, इनको भी आप मना करेंगी, क्योंकि ये भी पीसीओडी वगैरह के रूट कॉज हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत से विषय हैं जो अभी, आज तो बच्चों का दिवस था इसलिए आपने ये बात रखी, गेम्स के बारे में बताया और बहुत ही आपने बढ़िया बताई। पेरेंटिंग करनी है, टीचिंग नहीं करनी, ये गजब की बात करती है। क्योंकि मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं, एक मेरा ग्रैंडसन है, एक मेरी बेटी का बेटा है, 4 और 5 के बीच में। उनके संग बेचारी डॉटर तो बहुत बहुत ही सॉफ्टली मैनेज करती है, बट स्टिल आप जान रहे हैं, जैसे कहा कि 2 साल तक ही इसके मेरेकल मिल सकते हैं स्वर्ण प्राशन के। अब ये लोग तो 4 पार हो गए, हम लोग उनको अब दे रहे हैं, बट स्टिल कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा ही। लेकिन आपने बहुत आंखें खोली हैं, बहुत आंखें खोली हैं। आपकी एक टॉक प्री प्राइमरी स्कूल में, एक प्राइमरी स्कूल, मैं सोचता हूँ आपके जिला की आपकी टीचर्स आपको विशेष निमंत्रण करके बुलाती होंगी। अगर आप बाय द वे टीचर पेरेंट्स मीटिंग में जाती हैं, तो आपकी निश्चित एक टॉक कराई जाती होगी, जैसा मेरा विश्वास बन गया है। बिना उसके उन बच्चों को गाइडेंस नहीं मिलेगी, उन टीचरों को गाइडेंस नहीं मिल सकती है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा बोला है, बहुत अच्छा बोला। नमस्कार। Now session is open, sir, for 5-7 minutes. यस सर, थैंक यू सर। सो हमारे आज के 2 अतिथि वक्ताओं ने, डॉक्टर नटराल जी ने और डॉक्टर श्रुति जी ने, जो चर्चा बच्चों को लेके की, उन्होंने तो गर्भावस्था से लेके और लास्ट तक की, जब तक बच्चा खुद अपने आप से अपना काम संभालने योग्य न हो जाए। फिर भी पेरेंट्स हमेशा ही एक छत्रछाया के रूप में रहते ही हैं और उनकी गाइडेंस मिलेगी। लेकिन आपने अच्छा कहा कि उनको माने ऑप्शन दीजिए, सजेशन एडवाइस मत दीजिए, बहुत सी चीजें अच्छी बताई। इसी क्रम में उनका सबका, दोनों अतिथियों का, वक्ताओं का धन्यवाद करते हुए, हमारे इस मंच में जुड़े हुए जो हमारे साथी हैं, उन्हें सर्वप्रथम तो हम डॉक्टर सरोज मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। समय बहुत आगे जा चुका है, 11:20 हो गए, जाड़ों का समय, तो और पथराड़ में कहाँ बैठे हैं। 1-2 मिनट में अपनी चर्चा दीजिए, जिससे कि हम इसका सत्र के समापन की ओर ले चले। डॉक्टर सरोज मिश्रा, स्वागत है। सर प्रणाम आदरणीय नोटियाल सर, को भी सादर प्रणाम। बहुत दिनों बाद आपसे आपको देखने का सौभाग्य मिला। अग्निहोत्री सर, पवन शर्मा सर और श्रुति मैम तो खैर हमारी छोटी बहन भी हैं और आपको काफी पहले सुनता भी रहा हूं मैं, और जितना सुनूं उतना कम है। एक एक शब्द मेस्मराइजिंग है, ल्यूरिंग है, इंथ्रेलिंग है, जैसा कि मैंने लिखा भी है। और